नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत में खबर बीकानेर से, जहां शहर बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। भाजपा पार्षद और शहर भाजपा अध्यक्ष के बीच यहां लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में जमकर तू-तू-मैं-मैं हुई। दरअसल पुराना शहर मंडल की ओर से आज लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में नगर स्थापना दिवस पर पतंग वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शहर भाजपा अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान पार्षद किशोर आचार्य ने अध्यक्ष को मंडल अध्यक्ष की ओर से आयोजन की सूचना नहीं देने पर नाराजगी जताई। तभी दोनों में जमकर तू-तू-मैं-मैं हुई। हालात यहां तक पहुंच गए कि पार्षद ने पतंगों को भी लात मार दी, जिसके बाद जबरदस्त वाद विवाद में तब्दील हो गई और हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने बीच बचाव तक किया, लेकिन पार्षद मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिर कार्यक्रम को बीच में ही स्थगित कर लोग रवाना हो गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस के मुख्य आरोपी बल्ल्या जोशी को एक दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया है। बल्ल्या जोशी को दौसा के ACJM 2 कोर्ट में पेश किया गया था। 29 मार्च को लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया था। इस केस में बल्ल्या जोशी मुख्य आरोपी माना गया, जो फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने 28 अप्रैल को मुख्य आरोपी जोशी को गिरफ्तार किया। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बल्ल्या जोशी को कल फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। अर्चना सुसाइड केस को लेकर प्रदेश में काफी सियासत हुई और डॉक्टर्स ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। बहुचर्चित डॉन देवा गुजर हत्याकांड के एक सह अभियुक्त भैरू गुजर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। पुलिस की टीम ने अब तहसीलदार, पटवारी और पंचायत से भैरू गुजर की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है, ताकि जल्द से जल्द उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सके। शातिर बदमाश भैरू गुजर पिछले 28 दिन से फरार है। पुलिस की टीम कोटा, ग्रामीण, झालावाड़, MP बॉर्डर के आसपास के जंगलों को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें, 4 अप्रैल को रावत भाटा के एक सैलून में हथियारों से लैस बदमाशों ने डॉन देवा गुजर की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों का भागते हुए CCTV फुटेज सामने आया था। इस केस में पुलिस अब तक भैरू गुजर के बेटे कालू और भाई बाबूलाल गुजर समेत 24 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। झालावाड़ में भवानी मंडी रोड पर बेकाबू कार ने टोल कर्मी को टक्कर मार दी। हादसे में टोल कर्मी घायल हो गया, वहीं कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल घायल टोल कर्मी को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया है। वहीं सदर थाना पुलिस अब ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। झालावाड़ से खबर है, जहां भवानी मंडी रोड पर बेकाबू कार ने एक टोल कर्मी को टक्कर मारी। हादसे में टोल कर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये तस्वीरें देखिए, CCTV में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। कार चालक इसके बाद गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गया। फिलहाल घायल टोल कर्मी को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया गया है और ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुट गई है। पूरे प्रदेश के साथ साथ श्रीगंगानगर के पशुपालकों को भी पशु चारे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एक और पशु चारे के कम उत्पादन की वजह से तो दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी की वजह से पशु चारों के दामों में कई गुना की बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी वजह से श्रीगंगानगर के पशुपालक परेशान हैं। तो पशुपालकों को चारा नहीं मिल रहा है। पड़ोसी राज्यों ने चारे के परिवहन पर भी रोक लगा दी है। महंगा मिल रहा है इस वजह से चारा। MP, UP और हरियाणा ने रोक लगा रखी है चारे के परिवहन पर। राजस्थान आने वाले हजारों चारे की गाड़ियों को बॉर्डर पर ही रोका गया। CM गहलोत ने पड़ोसी राज्यों के इस कदम पर भी चिंता जताई। इस 365 क्षेत्र के अंदर तूड़ी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रखी है। यहाँ पर अब इतने बड़े सीजन के साथ साथ भी तूड़ी 900 रुपये से ऊपर जा रही है। मेरा मानना है कि अगर ये ऑफ सीजन हो गया तो तूड़ी 2000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुँच जाएगी, जो आम गरीब आदमी है जो पशु नहीं रख सकता। गड़साना क्षेत्र में
इन दिनों तूड़ी के भाव है 1000 से 900 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। हालांकि इन दिनों पीक सीजन है, जो कि पिछले साल 300 से 350 रुपये थे, इस बार 3 गुना अधिक है। वहीं पशुपालकों के लिए अब परेशानी बन गई है, क्योंकि पैसे होने के बावजूद भी तूड़ी नहीं मिल पा रही है। किसी से संपर्क होता है तो वो कहता है कि तूड़ी आने नहीं दी जा रही बॉर्डर से। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में रविवार रात नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी की आंखों में मिर्ची डालकर 4,54,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया है। पेट्रोल पंप कर्मी पेट्रोल बिक्री की राशि जमा कर पेट्रोल पंप आ रहा था कि तभी एक बाइक चालक ने पहले तो पेट्रोल पंप कर्मी को टक्कर मारी और फिर मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर गया। इसके बाद उसकी आंखों में मिर्ची डालकर रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। इसके साथ ही पुलिस घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। और अब बात बेखौफ चोरों की, जो प्रदेश में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर चोरों की धमा चौकड़ी की 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां राय बहादुर बाजार में एक बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां हॉस्पिटल की पार्किंग से बाइक चोरी हो गई। तीसरी तस्वीर बीकानेर की है, जहां मकान में करीब 50 लाख की चोरी हुई। जोधपुर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जोधपुर में वाहन चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आलम यह है कि चोर उस जगह भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं। ताज़ा मामला जोधपुर के उदय मंदिर थाना क्षेत्र का है, जहां राय बहादुर बाजार क्षेत्र में खड़ी एक बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि मगरा पूंजला इलाके के रहने वाले हरेंद्र राय बहादुर बाजार आए थे और बाइक खड़ी कर मार्केट के अंदर सामान लेने गए। इधर चोरों ने उसकी बाइक को उड़ा लिया। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। वहीं सीकर के हॉस्पिटल में भर्ती मरीज से मिलने आए एक युवक की हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया से बाइक चोरी हो गई। चोरी की घटना पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। युवक ने चोरी की रिपोर्ट उद्योगनगर थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि झुंझुनू के उदयपुरवाटी इलाके के रहने वाले विक्रम सैनी की बहन का सीकर के बजरंग कांटा के पास हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जिससे मिलने के लिए वो सीकर आया हुआ था। रात के समय उसने अपनी मोटरसाइकिल हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग में खड़ी की, लेकिन अगले दिन जब सुबह करीब 9:15 बजे उसने देखा तो गाड़ी वहां नहीं मिली। काफ़ी तलाश करने के बाद भी उसे गाड़ी नहीं मिली, तो उसने हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें एक युवक उसकी बाइक ले जाते दिखा। वहीं बीकानेर के मकान में चोरों ने लाखों की चोरी की। मकान से चोरों ने 60 तोला सोना और 10 लाख की नकदी चुरा ली। सूचना पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की तुलना भारत के मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर से की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री प्रदेश की अराजकता और हिंसा का दोष भी प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, जो सही नहीं है। यह अराजकता और हिंसा उनके नेतृत्व में हो रही है और प्रदेश ने इस तरह का शासन आज तक नहीं देखा। सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि गहलोत कांग्रेस के लिए भविष्य के लिए बहादुर शाह जफर साबित होंगे। अराजकता और हिंसा तो उनके नेतृत्व में हो रही है प्रदेश में, जो आज तक नहीं थी उस तरीके का शासन है। मैंने तो कहा ही है कि वो बहादुर शाह जफर साबित होंगे कांग्रेस के लिए। 55 वर्षों से लेकर आज तक जिस तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है कि देश को उन्होंने जातियों में बांट दिया, मजहब और संप्रदाय में बांट दिया, राजस्थान के निवासी की वो पहचान खत्म कर दी। उसकी कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई थी और वो पीएम नरेंद्र मोदी पर बहुत विश्वास करते थे। प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वो कर्नल किरोड़ी को बहुत पसंद था। साथ ही बीजेपी की जो पॉलिसी है वो उन्हें शुरू से ही पसंद थी।
2013 में बीजेपी से मन उचटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्नल बैंसला के लिए समाज सर्वोपरि था। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि लंबे आंदोलन के बाद उनके समाज को आरक्षण का लाभ मिला। मन इस बात पे लगा क्योंकि कर्नल साहब एक तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत विश्वास करते थे और उनको मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन बहुत पसंद आता था और वो हरदम कहते थे कि वी हैव टू बिल्ड द नेशन। उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं थे जब वो बीजेपी में आए तब। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ ना जी। अभी कर्नल साहब ने तब की बात कर रहा हूँ जब आए तब उनका मन लगा। प्रधानमंत्री अभी बने हैं लेकिन जो पॉलिसीज हैं पार्टी की वो तो पहले भी वही थी ना। तो नेशन बिल्डिंग इज नॉट एन इंडिविजुअल, नेशन बिल्डिंग इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल। 2000 कोविड सहायकों का हल्ला बोल 32वें दिन भी जारी रहा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शन से जुड़ी। टीवी स्क्रीन पर इन सहायकों के प्रदर्शन की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जयपुर की है, दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की और तीसरी तस्वीर टोंक की है, जहां कोविड स्वास्थ्य सहायक अपने हक के लिए मैदान में डटे हुए हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना आज 32वें दिन भी लगातार जारी है। आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 1 घंटा धूप में खड़े होकर प्रदर्शन किया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कल शहीद स्मारक पर ही ईद मनाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य सहायकों ने कहा कि कल मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके तहत किसी को भी रक्त की जरूरत होने पर स्वास्थ्य सहायक रक्तदान करेंगे। उन्होंने कहा कि धरना स्थल पर रक्तदान शिविर की अनुमति नहीं मिलने पर इस प्रकार से रक्तदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजधानी जयपुर में पिछले 32 दिनों से कोविड सहायकों का धरना चल रहा है। 32 दिन बाद भी कोई समाधान नहीं निकला तो आज सभी जिला मुख्यालय पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने प्रदर्शन किया। डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। कोविड सहायकों को टोंक में बीजेपी ने समर्थन दिया है। पूर्व विधायक अजीत मेहता और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना कोविड सहायकों के साथ धरने पर बैठे हैं। पिछले 32 दिनों से सीएचए का प्रदर्शन राजधानी जयपुर में चल रहा है और आज जिला मुख्यालय पर सीएचए का प्रदर्शन है और यहाँ ये आए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने और यहाँ पर ये सीएचए को बुलाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं। लगातार सीएचए 32 दिनों से जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जिला मुख्यालय पर ये डाक बंगले में इकट्ठा होकर यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ बीजेपी का समर्थन है। बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता है, वो उनके समर्थन में आए हैं। सीएचए का प्रदर्शन है, लगातार इनकी मांग है, 32 दिनों से चल रही है। आज ये जिला मुख्यालय पर आए हैं और आप इनको समर्थन दे रहे हैं। किस तरह की मांगे इनकी है और किस तरह से आप सरकार से मांग करना चाहते हैं? राजस्थान की तुगलकी सरकार ने तुगलकी आदेश के तहत सीएचए कर्मचारियों को 31 मार्च पे एक तुगलकी आदेश के तहत इन सबको पूरे राजस्थान के अंदर हटाया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन जो पूरा देश परिवार के लोग कोरोना के जो पीड़ित थे, बीमार थे, उनसे दूर चल रहे थे, उस वक्त ये सीएचए के कर्मचारी, सीएचए के लोग पूरे प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे थे। किस तरह की मांग आप सरकार से कर रहे हैं? इनको जो इनकी मांगे हैं उनमें से कौन कौन सी मांगे जो आप सरकार के इनके समर्थन वाके सरकार से मांग करना चाहते हैं? गहलोत सरकार को जब बात करती है कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, केंद्र सरकार से बेरोजगार की बात करती है। जब सीएचए के कर्मचारी को हटाया गया, इनको नियमित करने की बात करना चाहिए थी। क्या आवश्यकता थी कि एक तुगलकी आदेश के तहत सबको हटा दिया गया है? बिल्कुल, बीजेपी का कहना है कि तुगलकी आदेश के बाद इन सभी सीएचए को हटा दिया गया है और सरकार से मांग करके इनको नियमित
नियमित किया जाए। कुछ सीएचए हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की मांगे हैं और आज जिला मुख्यालय पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें हमारे 28,000 साथी जयपुर में आज 32 दिन से धरने पे बैठे हैं और हम अभी राजस्थान के प्रत्येक जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, हमें सुविधा कैडर 2022 में शामिल किया जाए। प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ टोंक जिला मुख्यालय पर सीएचए धरने पर बैठ गए हैं। सीएमएचओ को बुलाने की मांग को लेकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जितनी भी मांगे वो मान ली जाए। डूंगरपुर जिले में हटाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वापस बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने संविदा नर्स ग्रेड 2 के पद पर कार्यकाल बढ़ाने के साथ सम्मानजनक वेतन देने की मांग की है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने 31 मार्च 2022 को सेवा से निकाल दिया गया है, जिसको लेकर हमारे पूरे राजस्थान 33 जिलों से हमारे राजस्थान के सभी बच्चे अभी सभी सीएचए एकत्रित होकर जयपुर के शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी सरकार द्वारा हमारे मांगों को उचित नहीं समझा गया है, तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए और हमारा वेतन भी सम्मानजनक दिया जाए। राजधानी जयपुर की दरगाह मीर जी का बाग में रमजान इफ्तार का आयोजन किया गया। दरगाह के सजादान शीन हबीबुर रहमान नियाजी ने बताया कि हर साल हमारी दरगाह में सभी के लिए रमजान इफ्तार आयोजित किया जाता है और उसी के साथ चांद देखने की कोशिशें भी की जाती हैं। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से रमजान इफ्तार आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार रमजान इफ्तार के दौरान अल्लाह से दुआ की है कि देश में अमन चैन और आपसी भाईचारा बना रहे, साथ ही देश तरक्की और खुशहाली की राह पर चले। राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान ने इस साल सऊदी अरब में अफ्रीकी मूल के लोगों की मदद कर ईद का त्यौहार मनाया। इनाया ने लोगों के घर घर जाकर उनको राशन, कपड़े और ज़रूरी सामान बांटे। आपको बता दें, इनाया जयपुर की रहने वाली हैं और अभी मक्का मदीना यात्रा पर हैं। इनाया का कहना है कि ईद का चांद देखने से पहले अपने आसपास में ऐसे घर ढूंढ लेने चाहिए जिनके घर पर आपकी मदद के बगैर ईद की खुशियां दाखिल नहीं हो सकती। ईद का मतलब होता है कि सबके साथ खुशियां बांटना। आपकी असली ईद तभी है जब ज़रूरतमंद लोग आपकी वजह से अपनी भी ईद मना लें। की ब्रांड एम्बेसडर हूँ राजस्थान गवर्नमेंट से। आप सभी लोगों को रमजान की मुबारकबाद। और कल परसों ईद भी होने वाली, तो आपको उसकी भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ से। आज हम आए हैं यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, यहाँ पे नीडी पीपल को उनका थिंग्स देने के लिए, खाने को लाइक, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको ये चीज़ें मिलती नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी ऐसी चीज़ें मिले जैसे कि हमको मिलती है, वो भी उनकी फैमिली के साथ खुशियाँ मनाएं। और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास है वो उनके पास भी हो। बांदीकुई और आगरा रेलवे स्टेशन के बीच एक नई रेल सेवा की शुरुआत की गई है। इस रेल को रेलवे की भाषा में मेमू रेल कहा जा रहा है। तकनीकी भाषा में मेमू का मतलब है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जबकि आसान भाषा में कहें तो छोटे शहरों के बीच चलने वाली सुविधाओं से भरपूर रेल। बांदीकुई और आगरा के बीच चलने वाली मेमू रेल की 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और इसमें मेट्रो की तर्ज पर सारी सुविधा मिलेगी। मेट्रो की तरह इसमें बैठने के लिए आरामदायक सीटें और हर कोच में डिस्प्ले सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधाओं में नए आयाम एवं बढ़ोतरी हेतु नए नए प्रयास किए जाते हैं और इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा
बांदीकुई से आगरा के बीच में नई मेमू ट्रेन का संचालन किया गया है। यह एक नई रेक है जिसमें कि यात्री सुविधाएं होती हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें पैसेंजर डिस्प्ले बोर्ड की फैसिलिटी है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की फैसिलिटी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इसकी रेक में और भी ऐसे सुविधाएं दी गई हैं जिससे कि यात्रियों की जो आवागमन है और यात्रा जो है वो सुविधाजनक हो सके। ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े संगठनों में से एक विप्र फाउंडेशन की ओर से आज 13वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर सामाजिक कल्याण के लिए विप्र फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव विनोद अमन ने इस मौके पर कहा कि पूरे देश में 20,000 यूनिट ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। जयपुर में विप्र फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की भी तैयारी की जा रही है। फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस पर हमने पूरे देश में ब्लड कैंप का आयोजन रखा है, जिसमें लगभग 120 जगह आज एक साथ ब्लड का डोनेशन हो रहा है। ये रक्त सिर्फ ब्राह्मणों के काम नहीं आएगा, ये रक्त प्रत्येक जाति के जिसको आवश्यकता है उसके लिए काम आएगा। ब्राह्मण सदैव अन्य जातियों को साथ रख के ही कार्य करता है। मैं समझता हूँ कि परशुराम जी का जिस प्रकार का सामाजिक और धार्मिक सरोकार हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की संस्कृति में रहा है, उसी से प्रेरणा लेके विप्र फाउंडेशन ने जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज रक्तदान के शिविर लगाए हैं, मैं समझता हूँ ये अनुकरणीय है और सही मायने में परशुराम जी की जयंती मनाने का एक तरीका है। मरोधरा में बिजली का संकट लगातार जारी है। मंगलवार को बिजली विभाग को बिजली की डिमांड मिल रही है। अक्षय तृतीया और ईद के मौके पर बिजली की डिमांड बढ़ी है। कल उद्योगों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही बिजली की सप्लाई होगी। मरोधरा में बिजली का संकट लगातार जारी, अब डिमांड बढ़ रही है। ईद के मौके पर डिमांड बढ़ी है बिजली की, इसलिए उद्योगों में कल बिजली सप्लाई का वक्त निर्धारित किया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही बिजली सप्लाई होगी। मंगलवार को बिजली की ज़बरदस्त डिमांड रहने वाली है। एक ही दिन अक्षय तृतीया और ईद का पर्व है और इस वजह से बिजली की डिमांड ज़्यादा रहेगी। डिमांड बढ़ी है, इसलिए अब रास्ता इसका निकाला गया है कि उद्योगों को बिजली कटौती कर बिजली दी जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्योगों में बिजली सप्लाई होगी। वहीं भीषण गर्मी के बीच सीएम गहलोत ने जनता से अपील की है कि वो बिजली और पानी का सीमित इस्तेमाल करें। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि मई जून महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी अप्रैल महीने से ही प्रारंभ हो गई। वर्तमान में पूरा देश बिजली संकट से जूझ रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से खरीद के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं है। पानी के पर्याप्त उपलब्धता के लिए भी राज्य सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। आप सभी से अपील है कि बिजली पानी का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। बिजली बचाएं, पानी बचाएं। राज्यों में एक साथ संकट आया है। हर राज्य अपने अपनी कोशिश कर रहे होंगे, भाई मिनिमाइज करो उसको, तकलीफ कम से कम पब्लिक को ही तो कर सकते हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं और राज्य लगे होंगे। आज 16 राज्यों में कोयले की कमी के कारण से संकट है, आप देखते होंगे मीडिया के अंदर भी। इसलिए हमारा प्रयास है, मैं 2 मीटिंग ले चुका हूँ कि कैसे बिजली के संकट में हम कम से कम तकलीफ लोगों को, जनता ने सहयोग मांगा है कि आप भी जरा कैसे बिजली का बचत कर सकें, जो कदम उठा सकते हैं हम लोग उठा रहे हैं। पानी की त्राही मची हुई है क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है। जो मई और जून वाली गर्मी मार्च अप्रैल में हो जाए 45 से अबो, तो बोलते क्या होगा। चिंता हम तो कर रहे हैं कि मई जून में क्या होगा, कितनी गर्मी पड़ेगी। टोंक जिले में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अघोषित बिजली कटौती की वजह से स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बिजली कटौती होने की वजह से मोबाइल और कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो पा रही है। टोंक जिले में बिजली की अघोषित कटौती से छात्र बेहद परेशान हैं। जिला मुख्यालय पर गुर्जर छात्रावास है, यहाँ हम खड़े हैं और पूरे जिले की तस्वीर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिले भर की जो 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा से यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि उनके गांव में
किस तरह की बिजली की समस्या है और यहाँ पढ़ने के दौरान किस तरह की समस्या है। सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपका नाम बताइए और बिजली को लेकर किस तरह की समस्याएं हैं। जी, मेरा नाम कुशराम भाटी है और मैं टोडा रायसिंह ब्लॉक से हूँ। तो हमारे गांव में भी बिजली की बहुत ही भयंकर समस्या आ रखी है सर। और बिल्कुल, बिजली की टोडा राइसिंग में बहुत बड़ी समस्या है। आपका नाम बताइए और पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, किस तरह की समस्याएं पढ़ने के दौरान बिजली कटौती की वजह से हो रही है। मेरा नाम भागचंद गुजर है, देवली विधानसभा क्षेत्र से हूँ और यहाँ पर लाइट तो बहुत कम आ रही है। देवली में एग्जाम का टाइम चल रहा है तो एग्जाम बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। एग्जाम का टाइम है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ऑनलाइन क्लासें लेने में दिक्कत होती है। कुछ और छात्र हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिजली कटौती की वजह से जो समस्या है वो स्टूडेंट के लिए अलग तरह की है। अपना नाम बताइए और बिजली कटौती की वजह से किस तरह की समस्या हो रही है। जी, मेरा नाम गजब सिंह है। बिजली कटौती का इस समय पूरे प्रदेश भर में संकट चल रहा है। इससे खासकर स्टूडेंट को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये साल प्रतियोगिता परीक्षाओं का साल है। सारे बच्चे अभी तैयारियों में जुटे हुए हैं और बिजली की आपूर्ति नहीं होने की वजह से मोबाइल और कंप्यूटर में जो ऑनलाइन क्लास का आजकल ज़माना है उसमें मोबाइल के चार्जर नहीं हो पाते, इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते। इससे और सुबह के टाइम में जो बिजली की कटौती की समस्या है वही टाइम पढ़ने का होता है और उसी टाइम बिजली काटी जाती है। मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और शाम सुबह जब पढ़ने का समय होता है, रूम में पढ़ाई करते हैं, उस समय बिजली कटौती होने की वजह से, गर्मी की वजह से स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। एक तरफ प्रदेश के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं तो उधर जोधपुर के सांगरिया क्षेत्र में गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से रोड पर हाई मास्क लाइट दिन में भी जलती नजर आ रही है। बिजली संकट के बीच इस लापरवाही को देख यहां के लोग गुस्से में हैं। खास बात यह है कि इसी तरह जोधपुर के अंबेडकर कॉलोनी में राजा मोटर्स के पीछे वार्ड नंबर 19 के प्रताप नगर पार्क में भी लाइटें जल रही हैं, जिसे बुझाने की जिम्मेदारी कोई नहीं उठा रहा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की चौथी इकाई को भी सिंक्रोनाइज कर बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की चौथी इकाई के शुरू हो जाने से बिजली का उत्पादन बढ़कर 1605 मेगावाट हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि चौथी इकाई के शुरू होने से बिजली के उत्पादन में भी जल्द ही बढ़ोतरी होगी। उधर सूरतगढ़ थर्मल प्लांट में कोयले के 8 से 9 रैक प्रतिदिन आने से कोयला स्टॉक में भी मामूली सुधार देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोयले की संभावित कमी के चलते थर्मल पावर प्लांट की सभी इकाइयों को कम लोड पर ही चलाया जा रहा है और यही वजह है कि पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 2880 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल से फिलहाल 1605 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।